सभी गणित प्रेमियों का मेरा नमस्ते। आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं कक्षा 10वीं गणित के वैकल्पिक प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि ब्लूप्रिंट के आधार पर तय किया गया है कि जो अंक संरचना है जिसमें एक अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम एक अंक के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे। कुछ वैकल्पिक प्रश्न हमारी स्मृति पर आधारित होते हैं और कुछ वैकल्पिक प्रश्न हमें परीक्षा में हल करने की स्थिति निर्मित होती है। तो हम यहाँ पर दोनों ही स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। मैं आपको बता दूं कि यदि पूर्णांक के लिए समपूर्णांक होना है, इसका अर्थ यह होता है कि यदि हम उसमें किसी भी संख्या 1, 2, 3 से गुणा करें तो उसका उत्तर सम में आए, अर्थात 2, 4, 6 के रूप में आए। तो हम यहाँ पर संख्या देखते हैं। पहला m, यदि हम m में 1 रखते हैं तो 1 का आता है, 2 रखते हैं तो 2, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम m+1 रखते हैं, अगर 1 रखते हैं तो 2 आ जाता है, तब तो ठीक है, लेकिन 2 रखते हैं तो 3 आ जाता है, तब भी ये नहीं होगा। अब हम देखते हैं सी ऑप्शन। सी में है 2m। यदि मैं यहाँ m के स्थान पर 1 रख दूँ तो 2 एकम 2 होता है। यदि m के स्थान पर 2 रख दूँ तो 2 दूनी 4 होता है। अतः जो हमारा ऑप्शन है वो सी पूर्णतः सही है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक पूर्णांक विषम पूर्णांक, ध्यान रखना है, विषम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। अब जैसे हमें यहाँ पर सम निकालना था, उसी तरह यहाँ पर विषम संख्या, अर्थात 1, 3, 5, 7 इस तरह की संख्या आए तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम अंक देखें, 1 रखें तो 2 हो जाता है, सम आ गया, ये नहीं होगा। यदि हम यहाँ 1 रखें विषम आ जाता है, 2 रखने पर सम आ जाता है। ये हो नहीं सकता क्योंकि पहले हमने इसका उत्तर देख लिया है। अब हम देखते हैं 2m-1। यदि 2m-1 में यदि मैं 1 रखता हूँ तो 2 एकम 2 और 1 3, बिल्कुल सही है। यदि मैं 2 रखता हूँ तो 2 दूनी 4, 1 5, तब ये ऑप्शन हमारा सत्य होगा। यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक 65m-117 के रूप में लिखा जा सकता है, तब m का मान होगा। तो सबसे पहले हमें 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो जैसा कि मैंने इसका हल करके रखा हुआ है कि 65 को सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 और फिर जो बचता है यहाँ पर तो 5 तिहाई 15, फिर 13 से जाएगा तो 13 एकम 13। इसी प्रकार 117 का भी हम गुणनखंड कर लेंगे, 3 से देंगे तो 3 तिरका 9, बचा 2, 3 नाम 27, फिर 3 से देंगे 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर 13 एकम 13। हम देखते हैं कि 65 बराबर 5 गुणित 13 लिख सकते हैं। 117 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 13। अब हम इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक 13 होता है। हमारे पास दिया हुआ है समीकरण 65m-117, अर्थात m का ऐसा मान रखें कि इन दोनों को हल करने पर 13 आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो मान है, तो हमने देखा कि हम 2 को रखते हैं यहाँ पर 2। यदि 2 को रखता हूँ तो 65 का गुणा 2 से करने पर 130 आता है। 130 में 117 को घटाने पर हमारे पर 13 आ जाता है। तो यह हमारा, अर्थात यहाँ का जो ऑप्शन नंबर 2 है ये पूर्णतः सत्य है। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 32, लघुत्तम समापवर्तक 8, तो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? अब इसके लिए हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक, है ना। तो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है LCM गुणित HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए संख्या A गुणित B। तो हमारे पास दिया हुआ है कि गुणनफल 32 है,
दो संख्याओं का गुणनफल दिया है हमारे पास 32। उसमें से हमारे पास एलसीएम दिया है 8 और हमको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए हम एचसीएफ को यही रखते हैं, 32/8 से भाग देते हैं। 8 एकम 8, 8 चौको 32। तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में 4 है। देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में 4 है। हाँ, तो 4 है, तो यह हमारा सत्य है। तो हम यहाँ 4 नंबर ए ऑप्शन को सत्य मानेंगे। अब यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q, p बराबर ab की घात 2, q बराबर a की घात 3b के रूप में लिखे जा सकते हों, जहाँ ए बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम पी क्यू का होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका गुणनखंड कर लेते हैं। तो अगर हम गुणनखंड करें तो हम पाते हैं कि P बराबर A, B और B इस प्रकार से लिख सकते हैं। Q बराबर A और B, और हम जानते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखते हैं, बाकी को हम गुणा करके लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इन सब को लिखने पर हमारे पास C ऑप्शन आता है। 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो 96 और 404 ये प्रश्न हमारे तिमाही परीक्षा में पूछा गया था। तो 96 और 404, तो सबसे पहले 96 का हम लगा लेंगे क्या, लघुत्तम सबसे पहले हम भाग देते हैं 2 से। 2 चौको 8, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर हम 2 से देते 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। और इसी प्रकार हम निकालेंगे 404 का गुणनखंड। तो 404 का गुणनखंड होगा हमारा 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2। अगर अब हम देखते हैं कि 101 किससे भाग जाता है, तो हम देखते हैं कि 101 सीधे 101 से ही भाग जा रहा है, 101 एकम है। तो इसके जो हमारे गुणनखंड आए वो 96 के हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, अर्थात 1 2 3 4 5 6, 6 बार टोटल, 5 बार 2 है और 1 बार 3 है। इसी प्रकार 404 को देखते हैं तो 2 गुणित 2 गुणित 101, यहाँ 2 और ये 2, अर्थात 2 ये वाला और ये दोनों के दोनों इसमें कॉमन है, तो 2 गुणित 2 अर्थात 4। इसका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ जो होगा वो 4 होगा। तो हम यहाँ पर 4 ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। ये है हमारा सत्य ऑप्शन। आपको हल करना आना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद एचसीएफ निकालना है 91 और 21 का। तो इसको भी हम हल करके देखते हैं कॉपी में। तो सबसे पहले 91 और 21, तो इसका पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड लेंगे। 91 और 21 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए 91 का गुणनखंड करते हैं, तो 3 से देते हैं, देखते हैं क्या जाएगा, नहीं जाएगा। तो किस संख्या से भाग दें कि यहाँ पर, तो 91 विषम संख्या है, इसलिए अब हम यहाँ 7 से भाग देने का प्रयास करते। तो 7 एकम 7, 2 बचा तो 7 तिया 21, अब नहीं जाएगा, हम 13 से देंगे तो 13 एकम 13। इसी प्रकार हम 21 का निकालेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब हम इनको लिख लेते हैं। 91 का गुणनखंड हुआ 7 गुणित 13 और 21 का गुणनखंड हुआ 3 गुणित 7। अब इसमें से हम देखते हैं कि हमें कौन सी संख्या उभयनिष्ठ मिलती है। तो 7 दोनों में उभयनिष्ठ है, अर्थात एचसीएफ
91 और 21 का जो होगा वो होगा आपका 7। तो हम देखते हैं क्या विकल्प में 7 है। तो हाँ, हमारे पास सी विकल्प में 7 देख रहे हैं, तो ये हमारा उत्तर जो है इसका 7 आएगा। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो रिक्त स्थानों की जो पूर्ति है उसमें पहला है HCF, B गुणित LCM AB, अर्थात हम जानते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक गुणित दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल होता है। इस तरह से यदि a बराबर x की घात 3 y की घात 2 और b बराबर x y की घात 3, जहाँ x y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF AB होगा। क्या होगा? तो हमें पता है कि HCF जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसे हम HCF कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। a बराबर दिया हुआ है हमारे पास x की घात 3 y की घात 3, और b बराबर दिया है हमारे पास x y की घात 3। माफ़ कीजिए, यहाँ पर x की घात 3 y की घात 2 है। यदि हम इनके गुणनखंड लिखें तो x गुणित x गुणित x गुणित y गुणित y, और इसके लिखे तो x गुणित y गुणित y गुणित y। तो हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो हम जानते हैं कि अगर महत्तम समापवर्तक का अर्थ होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो एक तो x दोनों में कॉमन है और दोनों में ही y, ये y और ये y। तो हम जानते हैं कि ये इससे x ले लिए और इससे y की घात 2, x y की घात 2 जो है इसका उत्तर होगा। हम ऑप्शन में नहीं है, अर्थात हमने जब इसे निकाला तो x y की घात 2 इसका उत्तर होगा। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय हमने 9वीं में भी पढ़ा हुआ है और ये हम 10वीं में भी पढ़ते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याएं खालिस्तान संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं, ये याद कर लीजिए, वास्तविक संख्याएं हैं। परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्याएं हैं। अब हम सही जोड़ी की ओर चलते हैं। सही जोड़ी में देखते हैं परिमेय एवं अपरिमेय संख्या आपस में मिलकर वास्तविक संख्या बनाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिखा था, यही चीज़ हमारे पास सही जोड़ी के रूप में आ गया, अर्थात इसका D वास्तविक संख्याएं, यहाँ पर 1 लगा देंगे। 2 के धन 1, जहाँ के कोई धन पूर्णांक है, तो अगर हमें के कोई धन पूर्णांक है तो अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 और 1 3 आ जाता है, और फिर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाता है। तो ये देखते हैं कि हम यहाँ पर विषम संख्या आ रही हैं। क्या? विषम संख्या है। तो इसका जो ऑप्शन सी सही होगा। अगला है 2 के, जहाँ के कोई धन पूर्णांक है। 2 के है, अर्थात ये प्रश्न इस तरह का हो गया कि जिस तरह से हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था 2m बराबर, तो के धन पूर्णांक है तो हम 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 और इसमें 6। देखते हैं कि 2 4 और 6 इस तरह के अंक आते हैं। तो ये देखते हैं सम ये सम संख्या है। एक तरह से देखा जाए तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। एक अशून्य परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? सदैव परिमेय संख्या होगा। एक अशून्य परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव, तो देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी संख्या परिमेय है और अपरिमेय है। मान लीजिए लिखा है 2, अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगी? मान लीजिए वर्गमूल 2। अगर इन दोनों का गुणा करें तो अपरिमेय आ जाएगा, तो यहाँ अपरिमेय ऑप्शन होना चाहिए। ये इसको अपरिमेय सुधार लीजिएगा, तो ये एक तरह से इसका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ हम पर लिख देते हैं 4। इस तरह से आपकी सही जोड़ी स्पष्ट हो गई होगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास सत्य असत्य। सत्य और असत्य। तो सत्य और असत्य में पहला प्रश्न है,
वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पूर्णतः सत्य है, ये हम 9वीं में भी पढ़े हैं, यह सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। देखिए अपरिमेय हमेशा अशांत आवर्ती होता है, तो देखिए समाप्त तो नहीं होता, आवर्ती अनावर्ती भी होता है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ये असत्य है। क्या है? असत्य है। अपरिमेय संख्या संख्या रेखा पर नहीं दर्शाई जा सकती, असत्य है, क्योंकि हमने इसे संख्या रेखा में पिछले साल दर्शाया है, जैसे वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दर्शाई है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये सत्य है, यह उत्तर सत्य है। वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, यह असत्य है, क्योंकि वर्गमूल 5, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 ये सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं होती है, तो ये असत्य है। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? तो अब इसे आपको लिखना है, तो जैसे कि हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है, इसके अनुसार आप इसे याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि गुणनखंडों का क्रम कैसा भी हो। तो इसका उत्तर ये आपका सही है। a और b 2 प्राकृत संख्याएं हैं, तब उनके महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक में क्या है? हम जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो इसे आप इस रूप से लिख सकते हैं, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक गुणित 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बराबर a गुणित b, अर्थात 2 संख्याओं का गुणनफल। यदि p एक अभाज्य संख्या और a एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यदि p, a की घात 2 को विभाजित करता है तो कौन सा तथ्य निश्चित रूप से कहा जा सकता है? यदि तब निश्चित रूप से कहा जाता है p a को विभाजित करेगा, ये ऑप्शन सही रहेगा। यदि वर्गमूल p एक अपरिमेय संख्या है, तब p कैसे संख्या होगी? तब p एक अभाज्य संख्या होगी। यदि a बराबर b क्यू, तो a एवं b में क्या संबंध है? a भाज्य एवं b भाजक है, a भाज्य b भाजक है, इसको हम जानते हैं, a बराबर है। तो आशा है यहाँ तक के सभी महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बहुत से प्रश्न हमारी स्मृति पर आधारित है, जिन्हें हमें सीधे याद कर लेना है। जिन प्रश्नों को हमें हल करना था, हमने उनको हल करने का प्रयास किया है। आप भी इनका अभ्यास भली भांति करें, क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न यहीं से आने हैं, और मैं ये आशा करता हूँ कि इसका आप अभ्यास 2 से 4 बार करेंगे परीक्षा के पूर्व, ताकि आपको अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आपके सही रहें। आपका समय शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, और आवश्यकता अनुसार सभी बच्चों या जो गणित प्रेमी हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।